हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में संसद चल रही है, संसद के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, संसद में हम थोड़ा सा ज्ञान कर चुके हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट। हमारे भारत में संसदीय प्रणाली है, संसद पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट। तो भारत में क्या है? संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में दो सदन होते हैं हमारे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अच्छा, केंद्र के स्तर पर ये दोनों हो गए, राज्यों के स्तर पर भी ऐसा ही होता है। कई सारे राज्यों में विधान परिषद होती है, जैसे एमपी में नहीं है लेकिन कुछ राज्यों में है विधान परिषद, तो उसमें भी दो सदन होते हैं। और अधिकतर जो राज्य हैं हमारे, उसमें एक सदन है, विधानसभा कहा जाता है उसको। चलिए, हम संसद के बारे में बात कर रहे हैं। संसद के बारे में बात कर रहे हैं तो संसद में क्या क्या आता है? राज्यसभा एक आता है, राज्यसभा। दूसरा लोकसभा। तीसरा आता है राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। बड़े इंटरेस्टिंग चीज है ना? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल गूढ़ हो जाते हैं। रोड का मतलब वो चेंज नहीं होता। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये दोनों ही जब विधेयक को पास करते हैं, पारित करते हैं, तो राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है। और राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो क्या बन जाता है? वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति साइन ना करे तो ये कानून नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। जो हमने सैटरडे को पढ़ा उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, लोकसभा में 552 हो सकती हैं। इसमें 245 भरी जाती हैं, इसमें 545 भरी जाती हैं। इसमें 12 मनोनीत सदस्य हैं, साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाते हैं। 12 8 20 हो गए, तो 225 सीटें राज्यों से भरी जाती हैं, जिनमें यूपी से जो भरी जाती हैं वो 31 सीटें हैं। एमपी से जो भरी जाती हैं वो हमारे एमपी में 11 सीटें हैं। एमपी में इसलिए हमें जरूरी है क्योंकि एमपी की सीटें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। 545 सीटों में से 2 मनोनीत की जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं 19 सीटें, और बाकी की जो बची हैं, कितनी बची हैं? 21 सीटें अगर घटा दें तो 524 सीटें राज्यों से भरी जाती हैं। सबसे अधिक 80 सीटें यूपी से, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की भरी हो जाती हैं। कितनी? ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे अधिक किस राज्य में सीटें हैं लोकसभा की, तो यूपी में है। क्यों है? क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया जाता है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी वहां पर सीटें उतनी ही ज्यादा होंगी। तो सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या यूपी में पाई जाती है, इसलिए वहां पर सबसे अधिक मात्रा में सीटें हैं। और एमपी में अगर बात करें तो एमपी में 29 लोकसभा की हैं, 11 राज्यसभा की सीटें भरी जाती हैं। ये हमने बात की थी। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र चाहिए वो 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा भी देखा था हमने। साथ में लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बात करी थी। तो लोकसभा की जो बैठक होती है, पहली बैठक जब चुन जाती है, जैसे हम ये बात करें तो लोकसभा उच्च सदन कहलाता है, ये निम्न सदन होता है। इसका विघटन नहीं होता, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। इसका विघटन होता है, पूरी की पूरी नई लोकसभा बनती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव किया जाता है, चुनाव होता है और नई लोकसभा का निर्माण होता है। जैसे ही लोकसभा बनती है तो क्या होता है, उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा
सबसे बड़े सदस्य को बना दिया जाता है, वो अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक अध्यक्ष चुना जाता है और अध्यक्ष जो कार्य करता है वो स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जो हमारे पहले अध्यक्ष थे उनकी बात करें तो वो क्या थे, कौन थे, जीवी मावलंकर। अगर हम बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी। चलिए, तो ये हम पढ़ चुके हैं, साथ में लोकसभा का अध्यक्ष भी पढ़ चुके थे। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये लोकसभा के कार्यकलापों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की बात कर चुके थे हम लोग, आज हम बात करेंगे सभापति की। सभापति किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो भी उपराष्ट्रपति बनते हैं वो क्या होते हैं, वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के जो कुर्सी है सभापति की, उस पर बैठते हैं। जो पहले उपसभापति बने थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। सभापति की बात कर रहे हैं हम लोग, और सभापति जितने भी कार्य होते हैं राज्यसभा में उन सभी का नियमन कौन करता है, सभापति करता है। उसके बाद में एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। हम चूंकि उपराष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को। उपाध्यक्ष चुना जाता है सदस्यों के बीच से। राज्यसभा के सदस्यों के बीच से एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। अगर सभापति उपस्थित नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष क्या करेगा, राज्यसभा की बैठक होगी, कार्रवाई होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष का मतलब यहाँ पर उपसभापति कह सकते हैं, उपसभापति, क्योंकि लोकसभा में उपसभापति नहीं होता, वो वहां पर क्या बोलते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और यहाँ पर बोलते हैं सभापति और उपसभापति। तो उपसभापति जो है सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। अगर हमें सभापति को हटाना हो तो राज्यसभा केवल संकल्प पारित करके उसको हटा सकती है। हमने वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा था, उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा और कोई लोकसभा नहीं कर सकती। कौन कर सकता है, राज्यसभा एक साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके राष्ट्रपति या सभापति को हटा सकती है। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, एक तालिका बनाई जाती है। तालिका मतलब 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। जब भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो, सभापति उपसभापति ना हो, तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, उस तालिका में से लोग करेंगे। कौन करेगा, उस तालिका में से करेंगे। अगर सभापति नहीं रहा या अध्यक्ष नहीं रहा तो वो तालिका रहेगी क्या, नहीं रहेगी, वो तालिका भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर अध्यक्ष अपने पद से हट गया, मान लो हट गया, तो वो तालिका भी हट जाएगी और वो उसकी जो अध्यक्षता है वो नहीं कर पाएंगे। ये समझ आ गया। तो ये जो है दूसरी चीज, अगर राज्यसभा की बात करें तो इसकी लिमिटेड शक्तियां हैं। क्या है, लिमिटेड शक्तियां हैं। धन विधेयक के मामले में केवल और केवल 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। हमें आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, धन विधेयक के मामले में 14 दिन तक रोक सकती है।
ना तो उसमें संशोधन कर सकती, केवल सजेशंस दे सकती है, और अगर वो नहीं लौटाती है उसको तो 14 दिन में अपने आप पारित मान लिया जाता है विधेयक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए अब एक होता है सदन का नेता। क्या होता है? सदन का नेता। अगर प्रधानमंत्री किसी लोकसभा से है, कई बार ऐसा होता है राज्यसभा से ही बन जाते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से बने थे? राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है तो वो सदन का नेता खुद कहलाएगा। अगर राज्यसभा से है तो लोकसभा में सदन का नेता चुनेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी आंसर देने होते हैं मेन तो सदन का नेता देता है आंसर, कि बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए हैं उसका कारण क्या है, क्या इसके फायदे हैं, तो उसका निर्णय करने वाला कौन है? सदन का नेता है। क्योंकि सदन का नेता हमारे जनता से रिलेटेड होता है, लोकसभा सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए सदन का जो नेता होता है अर्थात प्रधानमंत्री जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये कह सकते हैं लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगर राज्यसभा से है प्रधानमंत्री तो सदन का नेता कौन होगा? वो चुनेगा। ठीक है, इसमें आगे लिख सकते हैं, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वे किसी व्यक्ति को मतलब यह है कि जो सांसद हो, लोकसभा में सांसद हो, उसको ही चुनेंगे। सदन का नेता चुनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है। तो राज्यसभा में क्या होता है? सदन का नेता होता है। ठीक है, राज्यसभा में क्या होते हैं? सदन का नेता होता है। चलिए हो गया, आगे देखें। अब बात यह है कि आप लोगों ने कार्रवाई देखी है कभी संसद की? नहीं देखी। संसद की कार्रवाई में सत्र चलते हैं। हाँ, संसद के सत्र तो कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बजट सत्र, दूसरा मानसूनी सत्र, आज से स्टार्ट हो गया, पता है आपको, मानसूनी सत्र, और उसमें 19 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जो सांसद थे 19 लोग। तीसरा है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। 3 तरह के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। समझ आ गया? जिसमें क्या है, बजट
कब पेश किया जाता है? फरवरी में। फरवरी से अप्रैल मई तक ये चलता है सब, ठीक है। मानसून कब आता है हमारे यहाँ पर? जुलाई सितंबर तक, तो जुलाई से सितंबर तक ये चलता है। शीतकालीन मतलब ठंडे कब पड़ती हैं, सर्दियां कब पड़ती हैं? नवंबर दिसंबर, तो उस वक्त ये चलता है। दूसरी चीज ये है कि दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। कितना माह का? 6 माह। इसका मतलब साल में कम से कम संसद को 2 बार मिलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये लिखा है संसद को साल में 2 बार मिलना पड़ेगा। इसका मतलब साल में 2 बार मतलब 6 महीने, तो अधिकतम 6 महीने गैप हो सकता है किसमें? संसदों की बैठक में। संसद की बैठक में कितना हो सकता है? अधिकतम 6 महीने, ठीक है। तो बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। अच्छा, ये जो सत्र चलते हैं तो सत्र में बैठक होती है, तो इसमें 2 बैठकें होती है। एक सत्र हो, जैसे आज की बैठक है तो बैठक में कई सारी बैठकें होती हैं, उस बैठक में भी 2 सत्र होते हैं। एक होता है 11 से 1 बजे तक और दूसरा सत्र 2 से 6 बजे तक। तो संसद हमारी कितने बजे तक काम करती है? 11 से 1 बजे तक करती है और दूसरा 2 बजे से 6 बजे तक करती है। इसका मतलब हमारे सांसद लोग कितने घंटे कार्य करते हैं? 2 और 4 6 घंटे। तो 1 बजे से 2 बजे तक क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और भोजन भी कैसा करते हैं? 5 रुपए की थाली में 56 भोग, जो 56 होता है, 56 भोग वाली थाली खाते हैं। इतनी सब्सिडी मिलती है वहां संसद में। ऐसा भोजन मिलता है कि हम लोग तो देख ही नहीं पाते आज तक। सच कह रहा हूं मैं आप लोगों से। बहुत कम पैसों में दबा के खाते हैं। और ये लोग सब सब्सिडी की बात करते हैं, जितने भी हमारे नेता हैं बड़े बड़े, उन लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले तो हम ही सब्सिडी छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद दूसरों से बोले। और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार सब्सिडी खाते जा रहे हैं। अब आप ये बताओ कि ये बोलते हैं 5 रुपए में थाली मिल जाएगी, 5 रुपए में चाय भी देता है कोई? 5 रुपए में आजकल अच्छी चाय भी नहीं मिलती, और चाय भी मिलेगी ना थोड़ी सी कट मिलेगी। तो ये अंतर है दोनों चीजों, राइट। चलिए, अब संसद का जब सत्र चल रहा हो तो इसमें प्रस्ताव आते हैं। क्या आते हैं? प्रस्ताव आते हैं। एक होता है स्थगन। अगर सत्र चल रहा है तो स्थगन होता है। एक होता है सत्रावसान। स्थगन और सत्रावसान। स्थगन का मतलब होता है कि जैसे बैठक चल रही है और बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, सब सांसद, हम ऐसा नहीं होने देंगे जी, ये फलाना ढिकाना सब्जी मंडी बन गई है और कुछ समय नहीं आ रहा, तो शांति नहीं हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का या किसी का भी। तो वो सभापति या अध्यक्ष ये निर्णय लेगा कि आज की बैठक 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 2 बजे फिर मिले, फिर से चिल्लाने लगे, तो फिर कहेंगे आज की बैठक स्थगित की जाती है। इसका मतलब आज के लिए बैठक खत्म। अब कब मिलेंगे? दूसरे दिन। इसका मतलब ये है स्थगन प्रस्ताव से, इससे बैठक खत्म होती है, बैठक समाप्त होती है। इसे कौन करता है बैठक समाप्त? अध्यक्ष या सभापति? बैठक
इसे अध्यक्ष या सभापति द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये लागू हो गया। अब जैसे सत्र खत्म हो रहा है, आखिरी बैठक है आज, जो शेड्यूल बनाया था उसकी आखिरी बैठक है, तो अध्यक्ष क्या कहेंगे कि आज जो बैठक हो रही है, अब इस बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाएगी, इसका मतलब कोई निश्चित काल नहीं है, तो कुछ समय बाद, जैसे वो स्थगित हो गई, उसके कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेंगे और सत्रावसान की घोषणा करेंगे, मतलब सत्र खत्म हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इससे सत्र समाप्त होता है। क्या होता है? इससे सत्र समाप्त होता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। सत्र को समाप्त करने का अधिकार वैसे किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, अच्छा, सत्र को बुलाने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही कहेंगे कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, बहुत आप लोगों में चिल्लाए नहीं हो, तो चिल्लाने के लिए आइए। अगर हम बात करें तो चिल्लाने की बात नहीं है, एक्चुअल में हमारी संसद है वो बहुत काम करते हैं वो लोग, वो बात अलग है, हमें दिखता नहीं है ना। कितने काम होते हैं, बड़े बड़े निर्णय वहीं लिए जाते हैं, हमारे भविष्य वहीं तय होते हैं। कहाँ पर? संसद में। इसलिए बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और वास्तव में अगर हमारे नेता चाहें तो हमारी जो जनसंख्या है, हम लोग हैं, वो लोग बहुत ऊपर उठ जाएंगे। हमारा भारत भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनकी तरह बन जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से याद आया, ऑस्ट्रेलिया में जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल इतना बड़ा है, भारत का क्षेत्रफल प्लस पाकिस्तान का क्षेत्रफल दोनों को मिला दिया और उसका दोगुना कर दिया। और भारत इतना बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में कि हम हर 6 महीने में नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, फ्रेश ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा जलवा है। समझ आ गया? हर 6 महीने में नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं हम। ये है इफेक्ट बात है। कितनी इंटरेस्टिंग है ना। अब आप ये बताइए कि छोटा सा भूभाग और इतनी सारी जनसंख्या का भाग, ऑस्ट्रेलिया में कम लोग, तो वहां पर तो लोग अपने आप ही ग्रोथ करेंगे कि नहीं? यहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं बरसा, तो कुछ नहीं है, ये हालत हो जाती है। खैर, हम विधेयकों की बात करें। अब विधेयक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी या प्राइवेट। गैर सरकारी या प्राइवेट विधेयक। ठीक है, अच्छा, ये जो गैर सरकारी विधेयक आते हैं, इसमें अविश्वास प्रस्ताव भी आता है। एक प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव, जैसे विरोधियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर वो पास हो गया तो सरकार को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर तो इस्तीफा। क्या सरकारी और गैर सरकारी में अंतर क्या है? एक सिंपल सा अंतर है, जो मंत्री के द्वारा लाया जाए, जो मंत्री के द्वारा लाया जाए उसे क्या कहेंगे? सरकारी। और जो मंत्री से अलग
किसी सांसद के द्वारा लाया जाए उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी। समझ आ गया? मंत्री लाएगा विधेयक तो क्या हो गया? सरकारी, और मंत्री नहीं लाएगा तो गैर सरकारी। समझ आया कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब विधेयक नॉर्मली विधेयकों को 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। भैया ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साधारण विधेयक। कौन सा होता है? साधारण विधेयक। दूसरा होता है धन विधेयक। तीसरा होता है वित्त विधेयक। चौथा जो होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, चौथा संविधान संशोधन विधेयक। कितने हो गए? 4 प्रकार। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे हम लोग। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए चलिए देखिए, साधारण विधेयक की बात करें हम लोग। क्या है साधारण विधेयक? कार्रवाई कैसे होती है संसद में, ये देख लीजिए बेटा। आप लोगों को शायद नहीं पता हो, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि कार्रवाई कैसे होती है। विधेयक, अधिनियम या कानून बनते कैसे हैं। साधारण विधेयक को कोई भी ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है और गैर मंत्री भी ला सकता है। मतलब सरकारी भी हो सकता है और ये प्राइवेट भी हो सकता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं इसे मंत्री या कोई अन्य सदस्य ला सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आ गया, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में आए, कोई से भी सदन में आ सकता है। इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब विधेयक आ जाता है किसी भी सदन में हो, मान लो लोकसभा में लेके आए, चाहे मंत्री लाए चाहे कोई भी लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधेयक आ गया, जो विधेयक आया उसके 3 चरण होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं? 3 चरण। एक सदन में 3 चरण। विधेयक आया और विधेयक सदन में पहुंचा, उसके बाद उसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, गजट में प्रकाशित किया जाता है। पहला पाठन तो वो हो गया, पहला चरण। उसके बाद में उसको बांट दिया जाता है, प्रतियों को बांट दिया जाता है और समिति बनाई जाती है। तो
तो समिति उस पर कार्य करती है और अपनी रिकमेंडेशन देती है। जो संशोधन वगैरह करने होते हैं दूसरे चरण में हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरा चरण जो आता है उस पर वोटिंग होती है, कौन इसके पक्ष में है कौन सा नहीं। ये हो गया। तो एक सदन में से पास हो गया मान लो, तो फिर हो जाता है दूसरे सदन। अगर पहले में ही नहीं पास हुआ तो खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं भाई, खत्म हो जाएगा। अगर वो पास हो गया पहले सदन में तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में ही ये तीनों चीजें कंप्लीट होंगी। अब दूसरा सदन अगर उसको पास कर देता है तो वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अगर दूसरा सदन ये कहे कि हम पास नहीं कर रहे हैं या ये खराब है या इसमें कुछ संशोधन करने हैं, तो वो ऐसा बोल सकता है। अगर उसने कहा संशोधन करेंगे, करना है, और पहले सदन ने मान लिया कि हाँ कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पास मान लिया जाएगा, फिर पास कर देंगे तो हो जाएगा काम। लेकिन अगर सदन नहीं मान रहा है, दोनों में गतिरोध हो गया, गतिरोध मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है, दोनों अड़ गए कि नहीं हम पास नहीं करेंगे, तो क्या करता है इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, आप ये बताओ इसमें किस सदन का पलड़ा भारी होगा जब एक में 545 दूसरे में, बताओ कौन से सदन का पलड़ा भारी होगा? इसका मतलब इन्होंने जो कर दिया वो हो जाएगा, आया ना, ये कुछ भी कर ले, इसका मतलब ये है थोड़ी शक्तियां यहाँ पर कम हो जाती है राज्यसभा की, राइट, हो जाएंगी कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछते हैं कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसे एक सदन द्वारा पास कर या पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति इस पर साइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उन्होंने कहा दोबारा पास करके भेजो, अगर उन्होंने कहा दोबारा पास करके भेजो और इन्होंने दोबारा पास कर दिया तो राष्ट्रपति को करने पड़ेंगे साइन, क्योंकि वो साइन करने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद मना नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को साइन करने ही क्या है प्रावधान किए गए, ठीक है, भेजा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते हैं कानून बन जाता है, ठीक है। यदि दोनों सदनों में गतिरोध क्या हो जाए, गतिरोध होने पर हो जाए तो राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विधेयक पर
झगड़ा हो जाए, गतिरोध हो जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे और एक डेट फिक्स करेंगे, उस दिन संयुक्त बैठक होगी और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये हो गया। चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये था हमारा साधारण विधेयक। क्या था? साधारण विधेयक। इसमें एक चीज मैंने छोड़ दी है, ये आप लोगों के लिए है। क्या? आप लोग नेट पर ये देखेंगे कि साधारण विधेयक किस अनुच्छेद में दिया है। छोटा सा काम है, पॉसिबल है कि नहीं? मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने लोग देखते हैं आज, कि वास्तव में ये कुछ काम करते हो या टाइम पास ही चल रहा है। छोटा सा अगर काम कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ थोड़ा सा तो सीरियस हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा, धन विधेयक। धन विधेयक, इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। किसमें किया गया है? 110 में किया गया है। इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। इसे केवल मंत्री ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, मतलब राज्यसभा में लाया जा सकता है कि इसको नहीं, राज्यसभा में इसको नहीं लाया जा सकता। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि धन विधेयक है कि नहीं, कौन निर्णय करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, समझ आ गया? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर पास करके भेजती है, अन्यथा वो पास मान लिया जाता है। जैसे लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर, 14 दिनों के अंदर इसे पारित करना होता है, अन्यथा यह पारित मान लिया जाता है। पारित मान लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा पर धन विधेयक के मामले में कोई शक्तियां नहीं है, कुछ भी शक्तियां नहीं है। राज्यसभा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल और केवल दर्शक की तरह देख सकती है। ठीक है, राज्यसभा क्या कर सकती है? केवल देख सकती है।
सजेशन कर सकती है। अगर सजेशन मान लिया तो ठीक है, अगर नहीं माना तो वो कुछ नहीं कर सकती। राइट? चलिए, हो गया नोट? समझ आ गया? और इसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति इन पर क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। अगर साइन नहीं करते तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, केवल साइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और मैक्सिमम कंडीशन है वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसकी पूर्व अनुमति से लाया जाता है ये? राष्ट्रपति। जब वही कह रहे हैं कि लाओ और खुद साइन ना करें, मैं आपसे बोलोगे आ जाओ और फिर बोलोगे नहीं मत आओ, तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए चलिए अगला जो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 117 में दिया गया है। क्या है? वित्त विधेयक 117 में दिया गया है और इसको भी कौन लाता है? मंत्री वगैरह वही लाते हैं। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें 2 शब्द लिख सकते हैं बस वित्त विधेयक में। क्या लिखेंगे? इससे इसका वर्णन 117 में किया गया। आपके लिए इतना काफी है, वित्त विधेयक में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और लिख सकते हैं, मंत्री द्वारा लाया जाता है। बस मैक्सिमम इसमें पूछेगा तो ये पूछेगा किस अनुच्छेद में है, किसमें? 117। ठीक है? चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को उतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है। होने के लिए तो ऐसा है, एक सब्जेक्ट को 3 महीने तक पढ़ते रहो, पूरा नहीं होगा। लेकिन हमें इसी जन्म में क्या करना है? पास होना है। इसी जन्म में नौकरी करनी है, इसी जन्म में पैसे कमाने हैं और इसी में शादी करनी है, इसी में बच्चे होने हैं और इसी में ही मर जाना है, बच्चों की शादी करना है। बहुत सारे काम करने हैं, तो लिमिटेड समय है और लिमिटेड समय में बहुत सारे काम करने हैं। तो लिमिटेड समय में इतना ही पढ़ो जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पेपर में आए, उतना ही पढ़ो। सही है कि नहीं? इसलिए हम लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं बेटा, 95% 99% तक इसी में से आता है। इधर उधर की जो चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं बता रहा हूं मैं कि भैया आप लोगों को ज्ञानी बना दो मैं, ऊंचा वाला, वो नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। किसी भी व्यक्ति में इतनी दम नहीं है कि वो हर चीज को जान ले। किसी भी व्यक्ति में, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हर चीज को नहीं जान सकता। ठीक है ना? सभी चीजों को आप नहीं जान सकते। हमें वो चीजें आनी चाहिए जो जनरल चीजें हैं, जो हमारे लिए पेपर में 90% जनरल चीजें पूछी जाती हैं, वो चीजें आनी चाहिए। 10% के पीछे मत भागना कि जो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपका मूड खराब करने के लिए, उसको छोड़ना है। क्योंकि सिलेक्शन जनरल चीजों से होता है। आपको सिंपल चीजें आनी चाहिए, सिंपल चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। अगर सिंपल चीजें गलत होती हैं तो आप सीधे सीधे गड्ढे में जाते हो। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज आप गलत करते हो तो ये क्वेश्चन गलत करने पर हजारों लाखों की संख्या में आप नीचे पहुंच जाते हो, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन दूसरों के द्वारा सही किया जाता है। अगर आप टफ क्वेश्चन गलत करते हो तो कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि टफ क्वेश्चन को लगभग सभी गलत करते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जनरल चीज है, वो सिंपल चीज है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ये बात नोट कर लेना। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी दिक्कतें होंगी। ठीक है? चलिए आगे लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक इसमें इसका वर्णन
अनुच्छेद 368 में किया गया है 368। ठीक है, इस विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस विधेयक को किसी भी सदन में हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा। इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना होता है। विशेष बहुमत का मतलब ये है, हम ये लिखे तो कुल सदस्यों का बहुमत दूसरा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सदन में कुल सदस्य है उसका बहुमत होना चाहिए 50% होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए। साथ में जितने सदस्य प्रेजेंट हुए हैं उसके 2/3 मतलब 2/3 सदस्य इसके फेवर में वोट डालने चाहिए और दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना होता है। एक चीज और आती है, अगर इसका रिलेशन किससे हो, संघ से हो, मतलब राज्यों से हो, तो इसको आधे राज्यों से भी पारित करना होता है। जैसे जीएसटी वाला जो था विधेयक, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि उसका संबंध राज्यों से भी था, इसलिए उसको आधे राज्यों से पारित करवाना पड़ा था। ठीक है, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको अलग अलग पास करना ही है दोनों सदनों को, तो संयुक्त बैठक तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, अलग अलग पास करना है। इसका मतलब संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इसमें नहीं होता। ठीक है, एक चैप्टर और पढ़ना है हमें, इसमें समितियां, क्या पढ़ना है, समितियां और पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखें, एक बजट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बजट होता है ना, बजट लाया जाता है हमारा, तो बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया है। बजट का मतलब है कि 3 साल का विवरण, कि पिछले साल हमने खर्च किया, कितना आया कर के रूप में सरकार को, वर्तमान में कितना खर्च करेंगे और कितने आने की संभावना है, और अगले के लिए कितना खर्च और करेंगे। जैसे वर्तमान में क्या है, प्रस्तावित कर दिया कि इतना खर्च कर रहे हैं हम लोग, और आगे वाले में क्या है, कितना करेंगे, या क्या फिर हमारे इनकम के स्रोत होंगे, वो सभी चीजें किसमें दी है, बजट में दी गई। ठीक है, बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। तो इसमें लिख लीजिए, बजट 112 में है। साथ में इसमें 3 साल का आय व्यय होता है। 3 साल मतलब एक वर्तमान, एक भूत, एक भविष्य। ठीक है, लगातार 3 सालों का आय व्यय विवरण होता है। ठीक है, समितियां, पहली लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें
22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। ये क्या करती है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। कौन करती है? ये समिति। दूसरी प्राक्कलन समिति। दूसरी समिति क्या है? प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट समिति। दूसरी क्या है? प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। आईएएस की परीक्षा में प्राक्कलन समिति पूछी जा चुकी है। 2016 में पूछा था इसको, 15 या 16 में सही था, 15 में शायद पूछा था प्राक्कलन समिति के बारे में। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका कार्य क्या है? ये बजट के अनुमानों को लगाती है। अनुमान लगाती है कि बजट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे किया जाएगा, कितना आय होगी, कितना व्यय होगा। ये सभी किसमें दिया गया है? प्राक्कलन समिति में। इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एस्टिमेट कमिटी। ठीक है? एस्टिमेट की शायद स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, देख लेना आप। आई डोंट नो इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहा हूं इसलिए नहीं आते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो सभी आप लोग देख लेना। बाकी के जो चीजें हैं वो हम लोग कल करेंगे आगे। कल हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। कितनी हो गई है? 34 हो गई। आज संसद खत्म हो गई है। संसद के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो गए हैं, लेकिन वर्तमान में 34 हैं और मूल रूप से जो 1950 में थे वो 8 थे। ठीक है? तो हम बात करेंगे इस बारे में। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और हमारे महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।